इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। जैसे ही भारत इंडिपेंडेंट हुआ, भारत के इंडिपेंडेंस होने के बाद जैसे रिलेशन भारत के पाकिस्तान के साथ थे, वैसे रिलेशन चाइना के साथ नहीं थे। चाइना के साथ हमारे संबंधों की शुरुआत एक फ्रेंडली संबंधों के साथ आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. भारत वो पहला देश था जिसने चीनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मान्यता प्रदान करी। नेहरू जी को ऐसा लगता था कि चाइना जो है हमारा गहरा दोस्त है, पश्चिमी देशों का जो डोमिनेशन है, उस डोमिनेशन के अंदर इस अंतर्राष्ट्रीय माहौल में ये हमारा एक बड़ा मित्र है, ऐसा नेहरू जी को दिल से, हृदय से महसूस होता था। पर कुछ उनके साथी थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे कि चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते, चाइना फ्यूचर के अंदर हम पे अटैक कर सकता है, और चाइना को लेकर हमेशा से सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में संशय रहा। पर नेहरू जी ने उनकी बात को नहीं माना। नेहरू जी की विचारधारा उनसे अलग थी और वो इस बात को नहीं मानते थे दैट इंडिया विल फेस अटैक फ्रॉम चाइना। उनको नहीं लगता था कि चाइना कभी इंडिया पर अटैक करेगा। बहुत लंबे समय से जो हमारी चाइना के साथ जो बॉर्डर थी, वहां पर उन्होंने परमानेंट मिलिट्री फोर्स लगाने के बजाय एक पैरा मिलिट्री फोर्स जो अर्ध सैनिक बल होता है उसकी उन्होंने तैनाती कर रखी थी, क्योंकि उनको ऐसा कुछ था नहीं कि चीन भारत के ऊपर हमला कर सकता है। पर वल्लभ भाई पटेल बड़े दूरदर्शी थे और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले इस बात का अनुमान लगा लिया था कि चीन भारत पर हमला कर सकता है, चीन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑन अप्रैल 29, 1954 the joint and initiation of पंचशील The 5 principle of peaceful coexistence। भारत और चीन की सरकार ने, जिसमें भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू थे और चीन की तरफ से उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे चाउ एन लाई, वो दोनों मिलकर इस पंचशील एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन की। पंचशील एग्रीमेंट क्या था? पंचशील 5 प्रिंसिपल्स को लेकर बनाया गया था और ये ट्रीटी इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुई थी। फर्स्ट इसका पॉइंट था म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। हम एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एंड लास्ट पीसफुल को एग्जिस्टेंस। शांति के साथ हम साथ साथ रहेंगे। इन 5 सिद्धांतों के ऊपर पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था। टू डेवलपमेंट स्ट्रेन दिस रिलेशनशिप। भारत और चीन की जो मित्रता थी उसमें 2 ऐसे डेवलपमेंट हुए जिससे कि उस मित्रता के अंदर दरार आना चालू हुई, हमारे संबंध खराब होना शुरू हुए। चाइना ने तिब्बत, जो भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट था, बफर स्टेट का मतलब एक ऐसा स्टेट होता है जो 2 बड़े स्टेट्स के बीच में एक छोटा सा स्टेट होता है, जो उन दोनों देशों के बीच में सीधे टकराव को, सीधे युद्ध को रोकता है। पर चीन ने तिब्बत का जो बफर स्टेटस था उसको समाप्त कर दिया और तिब्बत पर अधिकार कर लिया 1950 के अंदर। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, और इस बात को लेकर तिब्बत के अंदर बहुत विरोध प्रदर्शन भी हुए और वहां के एक जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उनकी जान को खतरा हुआ तो वो तिब्बत छोड़कर भारत चले आए और भारत से उन्होंने अजाइलम की डिमांड करी, शरणागति की उन्होंने डिमांड करी, जिसको भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। इन 2 बातों से भारत और चीन के रिश्तों के अंदर खटास आना चालू हो गई। ये तिब्बत और चीन के उस समय जब ये दलाई लामा भारत आए थे, उस वक्त का फोटो ये अपने अनुयायियों के साथ जब भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश के वहां से प्रवेश करते हैं, और ये उस वक्त के न्यूज़पेपर की कटिंग, इंडिया ऑफर सेंचुरी टू दलाई लामा। भारत ने उनको शरण स्थली प्रदान करी। व्हाट वाज द तिब्बत इशू? तिब्बत इशू क्या था इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। द प्लेटो ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत is one of the major issues that historical caused tension between India and China. From very beginning of independence, time to time, China has claimed its administrative control over Tibet. समय समय के ऊपर तिब्बत पर चीन का अधिकार होता रहा, समय समय पर तिब्बत भी जो था वो आजाद होता रहा, तो इस प्रकार से चलता रहा। कई बार तिब्बत स्वतंत्र रहा और बार बार चीन ने, पहले से जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पहले की बात, तो तब से ही तिब्बत पे अपना अधिकार समय समय पर जताता रहा था। In 1950, China took over control तिब्बत। पर 1950 में चीन ने तिब्बत के ऊपर संपूर्ण अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, उस पर अटैक करके उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। लार्ज सेक्शन ऑफ तिब्बत पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर, और चीन की बहुत बड़ी जो जनता का बड़ा हिस्सा था वो इस प्रकार के टेक ओवर के खिलाफ था। उन्होंने विरोध करना चालू किया, धरना प्रदर्शन इस प्रकार की चीजों को चालू किया गया, और जिसको दबाने की और कुचलने की कोशिश करी चाइनीज रूलर ने।
हालांकि चीन भारत को समय समय पर आश्वासन देता रहा कि तिब्बत को चीन के बाकी सारे प्रदेशों की तुलना में ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, पर इस बात को उसने कभी निभाया नहीं। और इसके बदले चीन ने तिब्बत के कल्चर को धीमे धीमे दबाना शुरू किया, वहां चीनी कल्चर को फैलाना चालू किया और उसने चीनियों को लाकर तिब्बत में बसाना चालू किया, जिससे तिब्बतियों की संख्या कम होने लगी और चीनियों की संख्या बढ़ने लगी। और जब तिब्बतियों पर अत्याचार होना चालू हुए तो तिब्बती लोगों ने जो तिब्बत को छोड़कर दुनिया के कई इलाकों में जाकर शरण प्राप्त करी। In 1958 there was an armed uprising in तिब्बत। 1950 में एक आर्म अपराइजिंग भी हुआ, सैनिक विद्रोह भी हुआ। तिब्बतन विच वॉज बिटरली ऑब्जेक्टेड बाय चाइना, चीन ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया। इवन इंडिया हैज ग्रांटेड अजाइलम, और इसके बावजूद भी जब चीन विरोध जता रहा था, भारत ने दलाई लामा को शरण स्थली प्रदान कर दी। चीन तभी से दलाई लामा की मांग करता रहा कि दलाई लामा को हमें सौंप दिया जाए, पर भारत ने दलाई लामा को नहीं सौंपा। तो ये कुछ कारण थे जिससे भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण होते गए और बेहद खराब हो गए। चाइना इज क्लेम टू एरियाज विद इन इंडियन टेरिटरी। इसके अलावा चीन भारत के 2 प्रदेशों के ऊपर भी अपनी प्रभुता बताता था, ये कहता था कि ये प्रदेश तो मेरे हैं। चीन उस सीमा को नहीं मानता था जो अंग्रेजों ने तय की थी। चीन भारत का जो लद्दाख रीजन है, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, उस पूरे लद्दाख रीजन में से अक्साई चीन का जो इलाका था, आज जो चीन के कब्जे में है, उस पर अपना अधिकार जताने लगा। इसके साथ के साथ उसने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी अपना अधिकार जताया, जिसको उस समय नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। इन दोनों इलाकों के ऊपर चीन ने अपना दावा जताया। 1957 से 1959 के बीच में चाइनीज आर्मी ने अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लिया और वहां पर एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रोड भी, सामरिक सड़क का निर्माण किया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नेहरू जी ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। दोनों देशों के बीच के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रही, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और ऐसे कुछ समय बाद जब इस प्रकार का जब ये इशू चल ही रहा था, अचानक चीन ने भारत के ऊपर 1962 के अक्टूबर में बड़ा तेज हमला कर दिया। ये वो इलाका है जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, और ये भारत के इलाके में नहीं, ये जो है अक्साई चीन, और ये यहाँ का एक टुकड़ा है जमीन का जो पीओके का हिस्सा था। और 1962 के अंदर जब चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ, चाइना ने भारत पर अटैक करके इस अक्साई चीन को जब ले लिया, तब ये एक छोटा सा यहाँ का जो इलाका था जिस पर चीन अपना प्रभुत्व बताता था, पीओके का हिस्सा होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने उसको चीन को एज ए गिफ्ट दे दिया था। और ये वो इलाका है अरुणाचल प्रदेश का जिसके ऊपर चीन अपना अधिकार जताता रहा। और जब 1962 के अंदर चाइना ने अटैक किया तो चाइनीज आर्मी जो थी वो यहाँ तक असम के मैदानों तक पहुंच गई थी। चीन ने खुद ने युद्ध स्टार्ट किया और उसने खुद ने ही अपनी तरफ से युद्ध विराम घोषित कर दिया, युद्ध को रोक दिया। अब मन में ये प्रश्न आता है कि चीन ने क्यों इस युद्ध को रोका, जिस युद्ध को उसने चालू किया, तो उसके पीछे कई कारण थे। चीन ने हमला करने के लिए उस समय को चुना जब वर्ल्ड के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था। दोनों के दोनों बड़े देश, महादेश आपस में कोल्ड वॉर के दौरान उलझे हुए थे। वो समय चीन ने चुना भारत पर अटैक करने का और बड़ी तेज गति से हमला किया। भारत के इस युद्ध के अंदर पराजय हुई। भारत के 2 बड़े इलाकों के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया। हालांकि अक्साई चीन उसने अपने पास रखा, पर वो यहाँ से, इस इलाके से पीछे हट गया। इसके पीछे यूं कहा जाता है कि चीन के हटने के पीछे एक बड़ा कारण ये था, चीन भारत की जो छवि थी वो पूरे विश्व के अंदर धूमिल करना चाहता था और भारत को इस पराजय से बहुत बड़ी इंसल्ट का सामना करना पड़ा पूरे विश्व के परिदृश्य में, और हमारी सैनिक कमजोरी भी पूरी दुनिया के सामने उजागर हुई। और उसके बाद चीन वापस अपनी सीमा पर चला गया। आज भी हम देखते हैं समय समय पर चीन इस अरुणाचल प्रदेश के इलाके को अपने मैप के अंदर बतलाता है, इस पर अपना अधिकार जताता है। भारत और चीन के बीच में पहले सैनिकों के बीच में कहा जाता था हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारे लगाए जाते थे जब पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात थी। बाद में ये अमूल की तरफ से कार्टून बनाया गया, हिंदी चीनी बाय बाय। ये पिक्चर्स में हम देख सकते हैं किस प्रकार चीन ने अक्साई चीन वाले इलाके के अंदर रोड बनाई है। ये उसने कब्जे में लिया था इलाका 1957 से 59 के बीच में, यानी जब उसने हमला किया उसके पहले ही अक्साई चीन को वो हथिया चुका था भारत से। और ये उस वक्त भारत के जो रक्षा मंत्री थे उनका फोटो है, जो डिफेंस सेक्रेटरी थे वीके कृष्णा मेनन, और इन्होंने रिजाइन कर दिया। बहुत सारे भारत सेना के अफसरों ने भी चीनी आक्रमण में पराजय के बाद अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था। भारत ने
चीनी ब्रिटिशर्स से, अमेरिकियों से सहायता के लिए अपील करी। और उस समय यूएसएसआर बिल्कुल न्यूट्रल रहा, क्योंकि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था और चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री था। इसी वजह से यूएसएसआर ने उस वक्त भारत की कोई मदद नहीं करी और इससे भारत का एक नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ, राष्ट्रीय अपमान हुआ। इसने भारत के अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको इसने मजबूत किया और इसके साथ के साथ नेहरू जी की जो छवि थी वो धूमिल होने लगी। नेहरू जी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया कैबिनेट से, और मैं बता चुका हूँ आपको कई बड़े बड़े जो हमारे मिलिट्री लीडर्स थे उनको रिजाइन करना पड़ा। नेहरू जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में पहली बार, एंड द कांग्रेस लॉस्ट सम द की बाई इलेक्शन टू लोकसभा। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज, और अब देश का जो पॉलिटिकल मूड था वो चेंज हो चुका था। भारत और चीन के बीच में ये जो युद्ध हुआ उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज होने में बहुत टाइम लगा। It took more than a decade for India and China to resume normal relations. It was 1976 that full diplomatic relations were restored between the two countries. Atal Bihari Vajpayee was the first top-level leader, then External Affairs Minister. उस समय जब 1977 के अंदर कांग्रेस चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। चाइना वॉर के बाद चाइना की यात्रा करने वाले पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने 1979 में। उसके बाद राजीव गांधी ने भी चीन की यात्रा करी और इसने भारत और चीन के संबंध वापस नॉर्मल होना स्टार्ट हुए। भारत और चीन के बीच में जो विवाद रहा उस विवाद की वजह से भारत में अपोजिशन को भी एक बड़े रूप से प्रभावित किया। चीन और सोवियत संघ के बीच बढ़ती हुई जो दरार थी उससे भारत के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंदर भी दरार होगी और 1964 में वो पार्टी जो थी वो स्प्लिट हो जाती है और दो पार्टी में डिवाइड हो जाती है, सीपीआई और सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इन वेक ऑफ चाइना वॉर मैनी लीडर्स ऑफ व्हाट बिकम सीपीआई वर अरेस्टेड और बीइंग प्रो चाइना। और उस समय ऐसे भारत के लीडर जो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे भारत चीन युद्ध के समय, या सीपीआईएम के जो मेंबर थे जो चाइना को सपोर्ट किया करते थे, उनकी गिरफ्तारियां होने लगी। भारत और चीन के बीच में जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य थे, जो हमारे जो ईस्टर्न स्टेट थे, भारत ने उन अंडर डेवलप्ड रीजन्स की ओर फोकस करना चालू किया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेनाएं पहुंच चुकी थी, बाद में वापस वो लौट गए। तो भारत ने अब इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए ध्यान देना चालू किया और यहाँ पॉलिटिकल यूनिटी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। द प्रोसेस ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन बिगन सून आफ्टर द चाइना, और उसके बाद कई नए जो इलाके थे उनको स्टेटस दिया गया स्टेट का, जैसे नागालैंड के नाम से एक नया राज्य बनाया गया। मणिपुर और त्रिपुरा को असम से अलग करके यूटी बना दिया गया और उनको यूटी होने के बावजूद भी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली उनको दी गई जहां पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडो रशियन रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।